नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुनाफे की मंडी में। मैं हूं विश्व मोहन। बुलेटिन की शुरुआत आज करेंगे गोल्ड के साथ, क्योंकि आज फिर से नया रिकॉर्ड बनता हुआ सोने में दिख रहा है। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करने वाले हैं। अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी और रिसर्च हेड हैं। मानव मोदी हैं मोतीलाल ओसवाल से। भूपेश शर्मा है, टेक्निकल एनालिस्ट है बीकानेर से। और साथ ही चिराग सेठ है, प्रिंसिपल कंसल्टेंट है मेटल फोकस से। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला है। चिराग, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। गोल्ड में लगातार नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है। 50% से ज्यादा दाम पिछले 1 साल में बढ़ चुके हैं घरेलू बाजार में। क्या लग रहा है, ये तेजी कहां तक जाती है आपको दिख रही है? कुछ पॉज, कुछ मुनाफा वसूली की संभावनाएं हैं क्या? देखिए विश्वमोहन, देखिए एक चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझने की। फिलहाल जो गोल्ड का मार्केट है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट के अराउंड है। तो यहाँ पे शायद छोटे मोटे करेक्शन जरूर आ सकते हैं, बट मीनिंगफुल बड़ा करेक्शन आने के लिए मार्केट में सेंटिमेंट कंप्लीटली चेंज होना चाहिए। तो फिलहाल मैं कहूंगा कि ऐसा बहुत बड़ा नेगेटिव व्यू निकल के नहीं आ रहा है। हालांकि आज की जो फेड की बैठक आज शुरू हो रही है, कल ये माना जा रहा है कि रेट कट पे अनाउंसमेंट होगी। बट जो कमेंट्री शायद क्या निकल के आ रही है, आगे का रुझान क्या रहता है, रुख क्या रहता है, उसके ऊपर शायद मार्केट में उठापटक आपको देखने को मिल सकती है। शायद थोड़ा बहुत अगर डिसअपॉइंट हो मार्केट तो करेक्शन, एक छोटा मोटा करेक्शन देखने को मिल सकता है, बट मीनिंगफुल करेक्शन के लिए फिलहाल सेंटिमेंट को चेंज होना पड़ेगा। लग रहा है इस बार फेड की बैठक में क्या 0.25% या आधे % की कटौती का आप लोगों का अनुमान है? और पूरे साल कितनी कटौती? 3 कटौती की बात कह रहे हैं। क्या आप भी उसी लीग में हैं क्या सर? देखिए, फिलहाल जो कंसेंसस बन के आ रहा है, जैसे आपने कहा कि एक है कि 25 बेसिस पॉइंट की रेट कट आ सकती है। अगर 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट आता है तो यहाँ गोल्ड पे और थोड़ा बहुत सपोर्ट आते हुए हमें दिखाई देगा। और अब 75 बेसिस पॉइंट की बात करी जा रही है। यहाँ पे एक्चुअली अब मोर देन इम्पोर्टेंट ये है कि वे फेड के इंडिपेंडेंस पे जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसका आगे क्या निकल के आता है कि डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप अपने एक किसी करीबी को फेड बोर्ड पे नॉमिनेट कर रहे हैं। तो इन चीजों पे आगे क्या होता है, शायद उस पे अब लोगों की नजर होगी। हालांकि अब कंसेंसस इंक्रीजिंगली बनते जा रहे हैं कि 75 बेसिस पॉइंट के रेट कट आ सकते हैं। आपका रेंज क्या है गोल्ड का यहां से, चिराग? देखिए विश्वमोहन, आप जानते हैं कि हमारा मानना था कि 3800 से 3900 मार्केट एक्चुअली Q1 2026 में हमारा एक्सपेक्टेशन था। जिस स्पेस पे पिछले कई महीनों में रैली देखी गई वो हम भी सरप्राइज है। यहाँ पे फिलहाल हम हमारा कोई फोरकास्ट बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली रेज नहीं कर रहे। हम अभी भी मानते हैं कि 3800 टू 3900 के बीच में मार्केट को आइडियली सेटल होना चाहिए। बट अगर यही एक मैं कहूंगा नेगेटिव पॉजिटिव सेंटीमेंट गोल्ड की तरफ और नेगेटिव सेंटीमेंट यूएस की तरफ बना रखा है तो शायद $4000 भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो $4000 तक भी संभावना यहां पर बन रही है। चांदी को लेकर लोग काफी सुपर बुलिश नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है, चांदी में कितनी तेजी और बची है? आपको भी लग रहा है कि चांदी की रैली एक तरफा चलेगी या यहां पर भी कुछ करेक्शन ड्यू है क्या? नहीं, शायद शॉर्ट टर्म में चांदी पे थोड़ा बहुत शायद मैं कहूंगा अंडर परफॉर्मेंस आपको गोल्ड के कंपैरिजन में देखने को मिल सकता है। बट आप जानते हैं विश्वमोहन, आपके चैनल पे हमने आगे काफी बार ये चीज बताई कि चांदी के फंडामेंटल्स गोल्ड के कंपैरिजन में, अगर हम प्योर डिमांड सप्लाई की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो हम अभी मानते हैं कि चांदी में शायद आपको $44 से $45 अगले 6 महीने में देखने को मिल सकते हैं। फिर शायद चांदी कंसोलिडेट कर सकती है। बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई भी चांदी का निवेशक हो तो उन्होंने चांदी में निवेश करके बने रहना चाहिए और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना चाहिए। पर चांदी में प्रॉफिट बुकिंग की सलाह नहीं है, आप बने रहें। नीचे में जब गिरावट पे मौका मिले तो वहां पे ऐड भी कर सकते हैं। शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया सोने और चांदी दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। केडिया जी, अब आप बताइए, सोना आज भी रिकॉर्ड स्तरों के पास ही, हालांकि ऊपरी स्तरों से हल्की नरमी जरूर दिख रही है, लेकिन एक अहम बैठक है जिस पर दुनिया भर पूरी फाइनेंशियल मार्केट की नजर है। सिर्फ बुलियन ही नहीं, बाकी इक्विटी मार्केट की भी नजर यहां पर रहेगी, क्योंकि दिसंबर के बाद पहली बार ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं बन रही है। इस बैठक से पहले सोने और चांदी, यहां पर क्या लग रहा है आपको, क्या होगा और बैठक के बाद क्या हो सकता है केडिया जी?
नमस्कार विष्णु जी। नमस्कार देखिए, सर। अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो आउटलुक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने रखा था कि 3500 इज वेरी ऑन हायर साइड। मैक्सिमम जो हम व्यू लेके चल रहे थे वो 3600 3640 का लेकर चल रहे थे। अभी 3680 का भाव चल रहा है। जैसे चिराग ने भी कहा है कि जो रैली है हमने वाईओवाई भी देखे तो 50% से ज्यादा की तेजी हो गई। तो ऐसे समय में चढ़कर बाय करना ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है। मैं कल एक रिपोर्ट देख रहा था जहां पे एक व्यू बना हुआ था इंटरनेशनल ग्रुप का, मैं आपके साथ भी शेयर करता हूं कि कभी भी जब पॉज के बाद कोई रेट कट आता है तो अगले 6 महीने तक सोने में कितना रिटर्न आता है, तो उसमें बताया जा रहा है -1%। और अगर 1 साल की अगर बात करें तो उसमें आता है एवरेज 3% का। और अभी अगर हम देखते हैं तो साल भर में 40% ऑलरेडी आ चुका है, या वाई ओ वाई में देखिए 50%, और जनवरी से लेके अभी तक। तो आई थिंक मार्केट ने ऑलरेडी इस चीज को ओवर रिएक्ट कर चुका है। मात्र 48 घंटे है। जब हम रात को कल फेड के अपडेट्स आते हुए देखें उसमें सुनना यही है कि 0.25 का रेट कट तो आना ही है, बट उसके बाद कितने रेट कट्स और आ रहे हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से निराशाजनक है या डिसमेंटल चल रहा है। तो मेरा मानना है थोड़ा सा पॉज लीजिए। कभी भी ऐसा नहीं है कि लीनियरली कोई भी चीजें चलती है। काफी अच्छी रैली 50% का रिटर्न बना है पिछले 1 साल। जनवरी में जब हमने न्यू ईयर की रिपोर्ट बनाई थी तब हमने देखा था चांदी वॉज अराउंड 88,000, जो आज 130 के ऊपर है। सोने में भी हमने बहुत बड़ी तेजी देखी। तो ऐसे टाइम पे मुझे लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए। करंट लेवल से रिस्क बहुत ज्यादा है गोल्ड में भी। तो आई थिंक एक करेक्टिव डीप या कंसोलिडेशन बहुत रिक्वायर्ड है। में चांदी में भी उस तरह की डिप की उम्मीद करनी चाहिए क्या? देखिए, हमने 3500 से जब एक ड्रॉप आया था तब करीबन 10% का ड्रॉप देखा था, जो 3120 तक चले गया था। और जो वॉलिटिलिटी इस बार बनी हुई है तो यू कैन इमेजिन कि अगर 10-12% भी अगर इसमें मुझे अगर ड्रॉप आ जाए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए। जैसे ये हफ्ते में 3 इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। एक फेड की बैठक है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप अब तक इंडिया और चाइना पे सैंक्शंस की बात कर रहा था ताकि ये युद्ध रुका सके। अब उनको क्लिक हुआ है कि नाटो भी तो मेंबर है, जिसको मैं बोल सकता हूं नाटो को और G7 को। तो अगर G7 और नाटो भी अगर इंडिया और चाइना पे सैंक्शन लगा दे तो एस्केलेशन और ज्यादा बढ़ जाए, बट वैसा सिनेरियो दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहां पे भी अगर थोड़ा कूल ऑफ होता है तो ये एक बड़ा ट्रिगर बन सकता है। थर्ड, अगर हम देखते हैं तो जो फेड के बाद का जो आउटलुक आएगा वो इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक ये हफ्ते के अंदर हमें लगता है कि कुछ बड़ा ट्रिगर आउट आ सकता है। विक्स 15.75 के करीब आ चुका है, जो तीसरे महीने में बहुत लोएस्ट लेवल पे। और जनरली ये विक्स में जब बड़ा जंप आता है तो मोमेंटम दोनों बाजू आते हैं। तो आई थिंक ये हफ्ते के अंदर क्लैरिटी मिलेगी, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर चीजें रिजॉल्व हो रही है तो अराउंड 10-12% कहीं पे भी नहीं गया गोल्ड में, करेक्टिव डिप एक बार आ सकता है। 10 से 12% के करेक्टिव डिप की संभावनाएं भी यहाँ पे बन रही थी। ध्यान रखिएगा, तो आपके लिए बेहतर है कि ऑप्शंस के जरिए जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। मानव, आप क्या कहेंगे इस तेजी के बाद सोने और चांदी में क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को, और इस बैठक से पहले और बैठक के बाद क्या राय बन रहेगी आप लोगों की? जी बिल्कुल। नमस्ते दुश्मन जी और नमस्ते बाकी सर। सारे पैनलिस्ट को भी। अगर हम देखें तो बिल्कुल सोने में जैसे चिराग सर ने कीड़ा जी ने कहा कि बहुत ज्यादा रैली आ चुकी है। 40% के ऊपर की रैली हम वाईटीडी भी देख चुके हैं। तो ओवरऑल माहौल बहुत ही सेंटिमेंट बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट पिछले वीकेंड के अगर स्पेकुलेटिव डेटा भी देखें तो लॉन्ग लिक्विडेशंस की थोड़ी बहुत रिपोर्ट आती हुई देखी है, तो उसके बावजूद सेंटिमेंट ऊपर है। तो मेरे ख्याल से बायर्स अभी भी स्ट्रेंथ में है। बिल्कुल फ्रेश बाइंग के लिए तो ये लेवल में रिस्क रिवॉर्ड बैठना बहुत मुश्किल है। लेकिन फेड आउटलुक में मेरे ख्याल से दो सिनेरियो बनते हैं। अगर दो सिनेरियो के ऊपर ध्यान दें, एक कि 25 बेसिस पॉइंट ऑलरेडी डिस्काउंटेड है प्राइसेस में, लेकिन उसके सामने अगर जैसे डॉट प्लॉट है, इन्फ्लेशन ग्रोथ फोरकास्ट है, सारे ही जो फोरकास्ट नंबर्स है वो खराब आते हैं कि फेड एकदम ही स्टांस चेंज कर देते हैं पॉवेल, और ट्रम्प के साथ जुड़ जाते हैं, तो वो एक अच्छी वापस पुश होगी, रैली होगी गोल्ड के लिए। दूसरी तरफ दूसरा सिनेरियो है कि 25 बेसिस के साथ, क्योंकि अब लीसा कुक भी फेड के गवर्नर्स में है, मेंबर्स में है, तो अगर पॉवेल का स्टांस वापस से थोड़ा अकोमोडेटिव हो जाता है कि डॉविश है लेकिन वेट एंड वॉच करेंगे, अगर वैसा कुछ स्टांस डॉट प्लॉट या कहीं दिखता है तो शायद साइडवेज टू लोअर हो जाएगा, करेक्शन दिख जाएगी। मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म व्यू में अभी भी तेजी, अभी भी जगह बहुत बाकी है ऊपर में। लेकिन एक बार अगर
हाँ, इस लेवल से अक्यूमुलेट करना शुरू करे तो मेरे ख्याल से 5% 7% का डिप अगर मिलता है तो दैट विल अगेन बी अ गुड लेवल टू अक्यूमुलेट। और ऊपर में मेरे ख्याल से टारगेट्स अभी भी ऊपर है 1,12,000 1,15,000 की इमीडिएट जगह मुझे लगता है बनती है। भूपेश जी, आपकी राय क्या बन रही है सोने और चांदी दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट में? जी नमस्कार विश्वनाथ जी। नमस्कार अगर सर। सोने और चांदी की बात करें तो सोने और चांदी का बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि 30 अगस्त के बाद की इसमें ट्रेंड और मोमेंटम लगातार पॉजिटिव बना हुआ है। मुझे लगता है कि ये अभी भी जारी रहना चाहिए। बार बार एक सलाह जो मैं आपके चैनल पर देता रहता हूँ कि कृपया भाव देखकर बिकवाली ना करें। तो अभी भी मेरी सलाह रहेगी कि खाली भाव देखकर इसमें बिकवाली ना करें। कहीं भी गिरावट आती है तो इसमें खरीदारी की सलाह ही रहेगी। मुझे लगता है कि सोना 1,08,500 का एक बार मजबूत बेस रहेगा इसके लिए, बाजार के लिए। कहीं भी कोई 25 बेसिस का कट आने पर कोई गिरावट आती है तो मुझे लगता है कि खरीदारी की सलाह रहेगी। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी कंपैरेटिव टू गोल्ड और ज्यादा मजबूत समझ आती है। तो 1,27,500 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें 1,28,200 1,28,500 के आसपास खरीदारी करें। अपसाइड में 1,29,800 और ओवरऑल 1,31,500 तक के लक्ष्य अभी भी संभावित है। सोने चांदी में ये है। कच्चे तेल की चाल अगर आज देखें तो आज सुस्त नज़र आ रहा है, लेकिन इस रूस और यूक्रेन में जिस तरह से तनाव बढ़े हैं, यूक्रेन की तरफ से जो हमले हुए हैं रूस की रिफाइनरीज पे, उससे चिंताएं बढ़ी है कि भूपेश जी क्रूड में किस तरह की चाल आपको यहाँ से दिख रही है? क्या ट्रेड बन रहा है? ऑप्शंस में भी कोई मौके हैं क्या? जी क्रूड का बाजार अगर देखा जाए तो क्रूड का बाजार एक दायरे में है 5,450 से 5,650। मुझे लगता है कि आइदर साइड का ब्रेकआउट आने पर ही इसमें ट्रेड किया जाए तो बेहतर रहेगा। अन्यथा इसमें बात करी जाए ऑप्शन के ट्रेड की तो मुझे लगता है कि करंट भाव की एटीएम की कॉल और पुट दोनों बेचने चाहिए। 5650 क्रॉस करता है तो एग्जिट करना चाहिए, अन्यथा दोनों पोजीशन में मुझे लगता है कि इसमें प्रीमियम अच्छा मिल जाएगा। आपको रेंज में दिख रहा है तो यहाँ पे कॉल और पुट दोनों बेचने की सलाह यहाँ पर दी आप दे रहे हैं, एट द मनी कॉल भी और पुट भी। केडिया जी, आपकी राय क्या है? ऑप्शंस में कुछ मौके हैं यहाँ पर क्रूड में? देखिए, कच्चे तेल में फंडामेंटल की अगर बात करें तो कोई चेंजेस नहीं है। हमने देखा कि थोड़ा बहुत सप्लाई कंसर्न्स बने हुए थे जिसकी वजह से प्राइसेस में थोड़ा जंप आया था। जैसे रशिया यूक्रेन में अभी भी ड्रोन अटैक्स चालू है, बट आई थिंक अपसाइड बहुत ही ज्यादा तेजी दिखाई नहीं दे रही है मुझे, क्योंकि मल्टीपल ऑफ टाइम हम देख रहे हैं $70 के करीब जाके मार्केट करेक्ट कर जाता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है सेल साइड ही रहना चाहिए। 2-3 बार हमने देखा 56-56-50 तक जाता है, करेक्ट कर जाता है। ऑप्शन के जरिए 5600 का पुट ले लीजिए 60 रुपए में, 20 का स्टॉप लॉस लगाइए, 120 का टारगेट रहेगा। अगर फ्यूचर में कर रहे हैं तो फ्यूचर में 5650 पे बिकवाली करके चलिए। सितंबर वायदा 5740 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए, 5520 का टारगेट रहेगा। बट फेड का जो अपडेट आएगा वो कच्चे तेल पे भी इंपैक्ट डालता हुआ दिखाई देगा। तो क्रूड बेचने की सलाह फ्यूचर्स में 5650 पे, या फिर पुट ऑप्शंस भी खरीद कर जा सकते हैं। तो आपको यहां से कमजोरी दिख रही है। मानव, आपकी राय क्रूड और नेचुरल गैस दोनों पर क्या है? जी मेरे ख्याल से सिमिलर, क्योंकि अगर आप देखें बहुत डायरेक्शनलेस है। आज सुबह भी अगर हम देखें बहुत गोल्ड सिल्वर बेस मेटल सब में मोमेंटम है, लेकिन क्रूड में थोड़ा बहुत कहीं डायरेक्शन मिसिंग है, नैरो रेंज है। 5500 के आसपास आते ही वापस घूम जाता है, 5650 5700 के आसपास जाते हैं। तो यही एक छोटी रेंज है। मेरे ख्याल से ऑप्शंस भी नजदीक है डोमेस्टिक फ्रंट पे, तो उसके मद्देनजर रखते हुए ऐसी रेंज बाउंड मोमेंटम में आई थिंक राइटिंग स्ट्रैटेजीज ही सजेस्टेड होगी कि अगर 5400 5300 नीचे में, 5800 5900 ऊपर में ये अगर राइड कर ले, मेरे ख्याल से डिसेंट प्रीमियम्स है यहाँ पे। एक बार के लिए राइटिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। प्योरली इंट्राडे बेसिस पे जैसे हम लोअर एंड ऑफ द रेंज पे है 5500 5550, तो वहां से एक बार अपसाइड मोमेंटम आ सकता है 5600 5700 के आसपास। तो इंट्राडे बेसिस पे एक बार बाय कर सकते हैं, 5550 पे बाय, 5700 का टारगेट, 5480 का स्टॉप लॉस होगा। क्योंकि डॉलर इंडेक्स थोड़ा नीचे है, रेट कट की एक्सपेक्टेशंस है, रशिया यूक्रेन में अभी भी कोई समाधान नहीं है, तो थोड़ा बहुत जर्क हमें आता हुआ दिख सकता है। सिमिलरली अगर नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में मेरे ख्याल से फंडामेंटल अभी भी, क्योंकि विंटर सीजन में प्रवेश कर रहे हैं लेकिन हायर इन्वेंट्री के साथ कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत वहां पे क्लैरिटी चाहिए कि इन्वेंट्री फ्लोज अब कैसे मूव होंगे, कहाँ पे शिफ्ट होंगे।
इमीडिएट बेसिस पर अगर देखें तो इंट्राडे में मेरे ख्याल से नेशनल गैस में भी थोड़ी बहुत तेजी आनी चाहिए। मेरे ख्याल से 264 263 का एक अच्छा बाइंग लेवल है। मेरे ख्याल से पिछली बार हमने विश्वमन जी बात की थी तो यही बात हुई थी कि अब जो गिरावट है थोड़ी पेस कम होनी चाहिए। एक अच्छा बेस फॉर्म होते हुए दिख रहा है 250 260 के आसपास। यहां से अगर थोड़ी बहुत भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो क्लैरिटी का वेट करें, लेकिन सेलर्स थोड़े कॉशन होने चाहिए। तो मेरे ख्याल से 264 के आसपास बाइंग होनी चाहिए, 259 का स्टॉप लॉस और 278 का इमीडिएट टारगेट बनता हुआ दिखता है। नेचुरल गैस में आपको तेजी लग रही है, हालांकि नाइमेक्स पे देखें तो करीब करीब 2 हफ्ते के निचले स्तरों पर है। एलएनजी एक्सपोर्ट यूएस से कमज़ोर रहा है, डिमांड कमज़ोर है, लेकिन स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिख रहा है। उससे यहाँ पर दबाव बने थे, लेकिन अब यहाँ से थोड़ी रिकवरी की उम्मीद मानव को लग रही है। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बेस मेटल्स की चर्चा करेंगे, साथ ही एग्री मार्केट का भी रुख करेंगे। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। हमारे तीनों मेहमान बने हुए हैं। अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स में आज कॉपर कमजोर नजर आ रहा है, आधे % की गिरावट यहाँ है 917 रुपए पे। जिंक 283 के नीचे हल्की गिरावट। एल्युमिनियम भी कमजोर ही है। भूपेश जी, क्या पसंद आ रहा है आपको बेस मेटल्स में? जी, बेस मेटल्स की बात करें तो मुझे कॉपर का बाजार काफी अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा अवसर है। बाजार अभी 4 रुपए नेगेटिव है, करंट भाव में खरीदारी कर सकते हैं 916.50 पर, और इसमें 913 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। 922 रुपए 925 रुपए तक के भी लक्ष्य इसमें संभावित रहेंगे। मुझे लगता है कि बाजार अभी एक लंबा कंसोलिडेशन करने के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए तैयार है। एटलीस्ट यहाँ पर बिकवाली से तो दूरी बनानी चाहिए। फ्रेश ब्रेकआउट की संभावनाएं यहां पे बन रही है, तो कॉपर खरीदे। 922 से 925 तक के भी टारगेट भूपेश जी दे रहे हैं। 913 का एसएलबी है। केरिया जी, आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स पैक में? देखिए, बेस मेटल पैक में आप 2 कमोडिटी पे नजर रखिए जिसमें लंबी तेजी आएगी। एक तो है कॉपर और एक एल्यूमिनियम। कॉपर के अंदर आपने देखा जिस ढंग से 5% ड्रॉप आया सितंबर प्रोडक्शन का, जो करीबन 5 लाख टन के आसपास की गिरावट दिखा रहा है चाइना में, ये कहीं ना कहीं प्राइजेस को 956 960 का लेवल भी ले जाएगा। वहीं अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में पहली बार हम देख रहे हैं कि $2700 के ऊपर एलएमई अच्छे से ट्रेड कर रही है। एल्यूमिनियम की जो इन्वेंट्री है एलएमई पे, यहाँ पे 2 महीने के लो पे पहुंच चुका है जो 3,75,000 टन के आसपास का है। तो ये 2 बड़े ट्रिगर्स है, लेकिन हमने मल्टीपल ऑफ टाइम देखा कि कॉपर 920 के ऊपर होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो अनलेस एंड अनटिल 920 के ऊपर, मैंने पहले भी कहा था कि 902-3 के ऊपर निकलता है 918-20 तक का लेवल दिखा देगा। कल हमने 920 का लेवल अचीव भी कर लिया है। आज मुझे लगता है एक करेक्टिव डीप है, थोड़ा वेट करना, नीचे मिलेगा। इंट्राडे के लिहाज से बिल्कुल मॉर्निंग सेशन के लिए बता रहा हूँ, 918 पे बेचिए, 910 का स्टॉप 923 का स्टॉप लॉस रहेगा, 910 का टारगेट रहेगा। एल्यूमिनियम में 261 पे बेच के चलिए, 263 का स्टॉप लॉस रहेगा, 257 का टारगेट रहेगा। बट ध्यान रखिए कि चाइना 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हॉलिडे पे जाने वाला है। उसके बाद विंटर्स कट ऑफ आने वाले हैं, जो कॉपर और जिंक को जबरदस्त तेजी दे सकता है, जहां पे 284 तक का लेवल हम एल्यूमिनियम में देख रहे हैं और 956 से 960 का लेवल कॉपर में देख रहे हैं। बट आज इंट्राडे में पूरे बेस मेटल पैक में दबाव रहेगा। इंट्राडे के लिए सेल की कॉल है, बाकी ओवरऑल पोजिशनल व्यू यहाँ पे तेजी का है केरिया जी का। ये ध्यान रखिएगा, कॉल को कैरी ना करे। छोटा जवाब मानव आपकी तरफ से, आपकी टॉपिक मेटल्स में। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से तीनों ही मेटल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए विश्वमन जी। कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम। जिंक भी बड़ी तेजी के लिए निकलता हुआ लग रहा है। इमीडिएटली मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉपर 920 के ऊपर टिकता है तो 950 शुड बी द नेक्स्ट रेजिस्टेंस। इंट्राडे के हिसाब से 915 पे बाय कर सकते हैं, 911 का स्टॉप और 923 का टारगेट एक्सपेक्ट होता है। केरिया जी, 30 सेकंड है आपके पास। ग्वार और मसालों पर क्या राय दे रहे हैं आप? देखिए, पूरे अगर हम मसाले पैक के लिए तो मुझे लगता है जीरा एक अच्छा काउंटर है, जहां पे 19,300 में लीजिए, 19,800 का टारगेट रहेगा। धनिया ने बहुत स्ट्रांग सपोर्ट से उठा है तो 8,050 पे लीजिए, 8,200 का टारगेट रहेगा। लास्ट हल्दी है जो 12,000 के नीचे नहीं तो ऊपर में भी हम देखेंगे 12,500 एक दायरे में रहेगी। लेकिन गवार सीट गवार गम एक रेंज बाउंड है, 9300 पे गवार गम को लीजिए 9450 के टारगेट के लिए। एक और लास्ट ऐड करूंगा कॉटन सीड ऑयल केक, जिसमें बड़ी गिरावट दिखाई दे रही है। तो 2940 पे दिसंबर वाइदा कॉटन सीड ऑयल के बेच के चलिए, 2980 का स्टॉप लॉस रखिए, 2860 तक का टारगेट या उसके नीचे के भी टारगेट दिखाई देंगे।
60 या उसके नीचे की भी टारगेट कॉटन केक में। आज गिरावट भी दिख रही है। अब अगला कॉन्ट्रैक्ट कॉटन केक का दिसंबर का है, सितंबर के बाद। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, वक्त दिया आपने हमारे दर्शकों को और गाइड भी किया। मुनाफे की मंडी में इतना ही। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए एफएनओ जंक्शन लेकर आएंगे, जहां पे इक्विटी मार्केट में वायदा बाजार में क्या कुछ हो रहा है बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। जल्द